नमस्कार। इस एपिसोड में बात करेंगे बुखार के बारे में। फीवर ऑफ लेस देन 7 days ड्यूरेशन, एक्यूट फीवर जिसे कहते हैं। एक्यूट फीवर जो 5 से 7 दिनों वाला बुखार है, तो सामान्य तौर पर सीजनल बुखार के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग इसे वायरल फीवर कहते हैं कुछ, लेकिन ये केवल वायरल फीवर भर की बात नहीं। 7 days के अंदर के बुखार में कई तरह के बुखार आते हैं। अब रही बात बुखार कहते किसे हैं, पहली बात तो फीवर नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 96 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जो एक ज़िला में सबसे कम रहता है। एक ज़िला से 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ओरल का, और ओरल से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा रहता है रेक्टल टेम्परेचर। लेकिन मोस्टली अपन ओरल टेम्परेचर लेते हैं, और इसकी नॉर्मल वैल्यू 96 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ना और फीवर दो अलग चीज़ें हैं। टेम्परेचर 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, लेकिन उसको फीवर लेवल करने के लिए उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होना आवश्यक। तो 99 to 100 वाला टेम्परेचर, 100.4 तक का टेम्परेचर माइल्ड फीवर की कैटेगरी में आता है। लेकिन उसको माइल्ड फीवर को ऐसा फीवर के लेवल में लेबल नहीं करते। तो एज पर रिकमेंडेशन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो ऊपर का टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर रहता है, जबकि एक जिला का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहेगा, मीन्स 99.4 तक का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। 99.4 से ऊपर का टेम्परेचर फीवर में कंसीडर होगा। लेकिन इसकी जो मेन डिफिनीशन है वो ओरल टेम्परेचर बेस्ड है, और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के टेम्परेचर में फीवर लेवल किया जाता है। 103 से ऊपर जब रहता है टेम्परेचर, उसको हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, और 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर को हाइपरपायरेक्सिया, हीट हाइपरपायरेक्सिया लेवल करते हैं, हाइपरपायरेक्सिया लेवल करते हैं। अब इस फीवर के कारण क्या हो सकते हैं? तो एक्यूट फीवर के कारणों में कई तरह के बुखार आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नंबर 1 वायरल फीवर। वायरल फीवर में जो सामान्यतः वायरल फीवर लेवल करते हैं वो कोराइया को सर्दी जुकाम के साथ जो नाक से पानी आना, हल्का हल्का बुखार रहना, सिर दर्द रहना, ये लक्षण जो है वो सिंपल फ्लू के हैं, जिसको कोराइया बोलते हैं, एक्यूट कोराइया या फ्लू। उसके अलावा कुछ रिस्पायरेटरी वायरस रहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस रहते हैं, इनमें भी बुखार रहता है। ये भी अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के रूप में आते हैं, वायरल फीवर। देन तीसरा वायरल फीवर है डेंगू फीवर। वो भी वायरल फीवर रहता है, यद्यपि वेक्टर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत आता है, लेकिन ये भी एक वायरल फीवर का ही टाइप है। तो वायरल फीवर में फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरल, एडनो वायरस एंड लास्टली डेंगू वायरस। देन बैक्टीरियल फीवर। बैक्टीरियल फीवर में कहीं भी सेप्सिस हो, सेप्टिसीमिया हो, कहीं फोड़ा फुंसी हो, गले में इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस हो, स्ट्रेप्टोकॉकल फेरेंजाइटिस, कहीं सेलुलाइटिस, उससे फीवर हो जाना, और फिर निमोनिया, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रेन फीवर, मेनिंजाइटिस, ये चीज़ें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंतर्गत आती हैं। कुछ वायरल इनकेफ्लाइटिस भी रहते हैं, वो वायरल कैटेगरी में आएंगे। तीसरा प्रोटोजोअल। प्रोटोजोअल में मुख्य रूप से मलेरिया, देन अमीबिक लीवर एब्सेस, लेकिन ये 7 days से ज़्यादा दिनों का बुखार माना जाता है। अमीबाइसिस को कंसीडर कर सकते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। देन रिकेट्शियल इलनेस, रिकेट्शियल डिसीजेस, इनमें मुख्य रूप से स्क्रब टाइफस और टाइफस बुखार आते हैं। तो ये मुख्य कारण एक्यूट फीवर के रहते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, रिकेट्शियल। इसके अलावा कुछ बुखार रहते हैं जो एक्यूट एक्सरबेशन के रूप में रहते हैं। वैसे तो क्रॉनिक बीमारी रहती है, लेकिन एक्यूट मैनिफेस्टेशन में तो वो भी विद इन 7 days के अंतर्गत आते हैं, जैसे एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट अटैक्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये लेप्रा रिएक्शन, ये सडन टेम्परेचर राइज होता है, ऑल द ओल्ड इलनेस से रिलेटेड रहते हैं। तो इन डिफरेंट डिसीजेस को ईटियोलॉजिकल फैक्टर कारण मानते हुए डायग्नोसिस में इनके सभी के लक्षण
अब सामान्य तौर से 5-6 बीमारियां रहती हैं जो एक्यूट ऑनसेट फीवर में रहती हैं, जो कॉमनली पाई जाती हैं। पहला है फ्लू, वायरल फीवर। देन नेक्स्ट इज डेंगू फीवर, देन स्क्रब फीवर, मलेरिया, देन वाटर बॉर्न डिसीज में टाइफाइड, एक्यूट डिसेंट्री, खासकर शिगेला डिसेंट्री, बेसिलरी डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटराइटिस, देन निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये 5-6 बीमारियां रहती हैं जो कॉमनली किसी भी मरीज में पाई जाती हैं। किसी को भी 5 से 7 दिनों के बुखार में ये बीमारियां सोचना चाहिए और इसके इन्वेस्टिगेशन इसी के बेसिस पे होना चाहिए। पहले तो क्लिनिकली 95% केसेस तो क्लिनिकली डायग्नोज हो जाते हैं। यदि फीवर के साथ में जुखाम है, वायरल फीवर। यदि फीवर के साथ में यूरिन में जलन हो रही है तो यूटीआई। यदि फीवर के साथ में फीवर प्लस कफ, खांसी आ रही है और सीने में एक तरफा दर्द हो रहा है, ज़्यादा चांसेस उसमें निमोनिया होने के हैं। फीवर विथ राइगस, विथ जॉइंट पेन, विथ सोर थ्रोट, ये चीज़ें डेंगू और स्क्रब टाइफस में मैच करती हैं। विथ रैसेज, यदि शरीर में रैसेज हैं, यदि स्कार मार्क है जो स्क्रब टाइफस का करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक सिगरेट की स्कार जैसा ब्लैक रंग का स्पॉट आ जाता है, उसको स्कार बोलते हैं और वो स्क्रब टाइफस का डायग्नोस्टिक है। इसी तरह से डेंगू फीवर के रैसेज हैं, बॉडी में रैसेज आ जाते हैं। कुछ मीजल्स फीवर विथ कॉफ, कोराइजा, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। यद्यपि बच्चों में रहता है लेकिन बड़ों में भी हो सकता है, तो उसमें भी रैसेज रहते हैं। तो इस तरह से 5-7 बीमारियां जिनके बारे में सोचना चाहिए और इन्वेस्टिगेट। अब ये तो क्लिनिकल हिस्ट्री हो गई, तो मोस्टली बीमारियां तो इससे अपन एक शंका कर सकते हैं कि इसमें फिट हो रहा है, इसके लक्षण इससे मैच कर रहे हैं, तो उसको क्लिनिकली डायग्नोज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा उसको कंफर्म कराने के लिए, ऑल्दो टेस्ट 100% पॉजिटिव नहीं रहते, मोस्टली केसेज में फीवर्स में, खासकर वायरल फीवर में और इन केसेज में टेस्ट पॉजिटिविटी मुश्किल से 10-20% रहती है। जो मुख्य रूप से मलेरिया, डेंगू और स्क्रब टाइफस में केसेज पॉजिटिव आते हैं और बाकी वायरल फीवर में टेस्ट रिपोर्ट्स निगेटिव आती हैं। तो यदि वायरल फीवर की बहुतायत रहती तो अधिकतर टेस्ट कई बार निगेटिव आ जाते हैं। तो यदि ब्लड टेस्ट की बात करें तो एक सामान्य सा टेस्ट सीबीसी, जिसमें प्लेटलेट काउंट वगैरह देखा जा सकता है, टीएलसी देखा जा सकता है। दूसरा यूरिन टेस्टिंग, जिसमें यूटीआई के लिए पल्सेस देखे जा सकते हैं। देन डेंगू की रैपिड टेस्टिंग, मलेरिया की रैपिड टेस्टिंग, स्क्रब टाइफस की रैपिड टेस्टिंग, एक्सरे चेस्ट फॉर निमोनिया। ये कुछ 4-5 गिने चुने टेस्ट हैं जिनको करा करके डायग्नोसिस को कंफर्म कराया जा सकता है। अब इनके ट्रीटमेंट की बात है। वायरल फीवर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सिंपली पैरास्टामॉल, मल्टीविटामिन, एंटी एलर्जिक। और इन केस हाई ग्रेड फीवर 2-3 दिन तक रह रहा है, यदि परसिस्ट कर रहा है तो उसमें एंटीबायोटिक एड ऑन किया जा सकता है। सिंपल एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन ग्रुप या सेफेक्सिम ग्रुप, लाइक दैट। देन फॉर डेंगू फीवर supportive treatment again for paracetamol, for fever paracetamol. Then sometimes hyperpyrexia with unconsciousness रहता है, तो ऐसे केसेस में इनको सीरियस मानते हुए इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन दैट केस हैवी एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है। उसके साथ में डॉक्सीसाइक्लिन, जो मोस्टली स्क्रब टाइफस के लिए लेकिन डेंगू में भी प्रभावी रहता है। तो दोनों में ही डॉक्सीसाइक्लिन प्लस हायर एंटीबायोटिक्स, सेफ्ट्रैक्सोन और म्यूरोपेनम एक्सेट्रा का कॉम्बिनेशन डॉक्टर की सलाह से दिया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह पर ही दिया जाना चाहिए। ये तो बेसिकली जो लेक्चर है या जो डिस्कशन है डॉक्टर्स बेस्ड है या प्रैक्टिशनर बेस्ड है, बट डॉक्टर यदि आम पब्लिक इसको देख रही है तो अपने से इलाज न करके डॉक्टर की सलाह लेकर के ही इसमें आगे एक उनको गाइड करने के हिसाब से ये डिस्कशन है। और तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करके क्लू में पहुंचा जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद।